नमस्ते दोस्तों, मैं कैलाश भाविस्कर, इच्छा फाउंडेशन प्रेजेंट सच का सामना प्रोग्राम आपके सामने लेके आया हूँ वापस। सच का सामना प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे जो भी आने वाला बंदा होता है उसकी पूरी हिस्ट्री हम आप लोगों के सामने लाते हैं और दुनिया में जो प्रॉब्लम चल रहा है वो प्रॉब्लम को फेस कैसे करें इसके बारे में वो आपको जानकारी देते हैं। तो उनकी जो जिंदगी रही वो सच आपके सामने वो कहते हैं और जो भी प्रॉब्लम्स आए और वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, उन्होंने किस तरह वो किया, वो आपको बताते हैं। तो आपके सामने मैं बुलाना चाहता हूँ मिस्टर शेख को, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया। इच्छा फाउंडेशन की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। सच के सामने के लिए आप तैयार हुए और यहाँ पे आके आपको आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बताना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते समय मैं ये चाहता हूँ कि आपके परिवार के बारे में कुछ बताएं। मेरे परिवार के बारे में मेरी मम्मी है, पापा है, एक भाई है, उनके 3 बच्चे, भाभी और मेरी खुद की भी मतलब फैमिली है। अच्छा, और आप कहाँ से रहने के लिए? मैं मुंबई से रहने की। ओके, मुंबई के हो। तो आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा अपना नाम है मोहम्मद शकील शेख। अच्छा, मोहम्मद शकील शेख साहब। तो सच के सामने में आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आने के लिए, कि आपने आपका कीमती वक्त हमको दिया। तो शेख साहब, बात करते हैं आज अपन जो सच आपका बाहर आना चाहिए और लोगों के लिए कुछ एक्सपीरियंस उससे मिलके उनकी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए आपकी शुरुआत कब हुई? जो आपने किस उम्र के साथ में शुरुआत की नशे का? नशे की शुरुआत सर मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। मैं 4वीं 5वीं के बाद से ही मतलब मेरी मम्मी हमारे साथ में नहीं थी। हाँ। और अब्बा थे वो मतलब अपने काम धंधे में बिजी रहते थे। बड़े भाई मतलब मेरे पे केयर करते थे, मैं किधर जाता हूँ किधर आता हूँ, शाम तक घर पे आ जाना चाहिए। खाली बड़े भाई मेरे को दिखते थे क्योंकि मम्मी आउट ऑफ इंडिया में थे और अब्बा अपने कारोबार की वजह से मेरे को टाइम नहीं दे पाते थे। तो मैं 5वीं 6वीं तक ही पढ़ पाया। उसके बाद में मैं लफंगों के साथ में जैसे दोस्तों के साथ में आने जाने लगा, तो वहाँ पर मैंने पहली बार नशा किया था। अच्छा, कौन सा नशा किया था आपने? मैंने पहली बार सर मैंने चरस पिया था। मुंबई में चरस का नशा किया था पहली बार। जब शुरुआत आपकी हुई तब आपका डायरेक्टली चरस के साथ में शुरुआत हुआ? हाँ, डायरेक्टली। पहले आपने कभी देखा था उसको? नहीं, कभी भी नहीं देखा था। असल में मेरे सगे मामा की जो बेटा है, मेरा भाई भी लगता है, वो कजन भाई है मेरे मामा का। तो उसने मुझे बुलाया था मिलने के लिए, तो मैं गया। तो उसने बहुत सारे दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, तो बोला शकील आज तो एक नई जन्नत दिखाता हूँ। तो बोला नई जन्नत क्या है? तो उसने जेब से निकाला ऐसा एक काली मिर्च की तरह एक गोली जैसी थी। तो मैंने कभी चरस देखा भी नहीं था, चरस क्या होता है। तो बोला यार ये तो काली मिर्च है, बोले नहीं इसका मजा दे। तो उसने 3-4 छोकरे और बैठे हुए थे, उन्होंने बनाया। बोले तू आज हमारा मेहमान है तो तू शुरू कर। मुझे लेने भी नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मुझे बताया प्रैक्टिकल ऐसा करना है, तो मैंने ऐसा किया। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मतलब पहली बार जब आपने वो नशा किया तो आपको थोड़ा अच्छा लगा मेरे को। उसका कितना समय तक नशा था आपके अंदर? वो सर मैं जिस जगह पे उनके साथ में बैठ के नशा कर रहा था वो एक मतलब फैक्ट्री थी, मतलब गुलाब जामुन बनता था उधर पे बड़ी बड़ी कढ़ाई में। तो वो कैसा पैटर्न है वो नशे का कि आप जितना मीठा खाएंगे ना उसका समय और बढ़ता है। तो वो जो जगह थी वो एक फैक्ट्री थी, उधर पे रसगुल्ला गुलाब जामुन वगैरह तैयार होता था। तो हम लोग पी भी रहे थे और वो रसगुल्ला और जो उसके अंदर जो भी चाशनी वगैरह थी, तो बहुत ज्यादा मैं आउट हो गया था सर। अच्छा, एकदम आउट, फर्स्ट टाइम एकदम आउट हो गया था। तो ये बात घर पे कब समझे आपकी कि आप ऐसा नशा करके इतने आउट हुए? सर वो मैं उस दिन घर गया ही नहीं। वो मेरे मामा का लगा जो मेरा चुलत भाई था, उसने मेरे को एक ठेले पे, जैसे भैया लोग जो मुंबई में ठेला लगा के सोते हैं रात में ना, उसने ठेले का अरेंजमेंट करके उधर ठेले पे मुझे सुला दिया। मुझे घर पे ना खुद के घर पे लेके गया और ना ही मेरे घर पे मुझे जाने दिया। वो ठेले पर आकर मैं सो गया।
हाँ खेले जो खेल रहे जो हो। खेले। तो आप सदर घर पे गए थे? हाँ सर, फिर वो मैं उठ चुका था तो उतने बाद में वो आया, बोला शकील गलती से कर, बोला भाई ये क्या था यार, तो हंसने लगा, बोले तू ज्यादा हो गया था इसकी वजह से, लेकिन बोला फिर मैं ठीक था। फिर मैं 10 बजे घर पे गया, घर पे अपने। तो ऐसा अब्बा तो काम पे जा चुके थे, तो बड़े भाई ने, उनकी शादी हो चुकी थी नई नई, मेरे को सवाल किए कहाँ था रात भर, तो मैंने झूठ बोल दिया कि मैं मामा के घर पे था। तो उस टाइम पे इतना टेलीफोन वगैरह का तो था नहीं कि मोबाइल के घर पूछ लेते कि शकील था कि नहीं था। भाई ने सच मान ली, तो कुछ हुआ नहीं पहली बार। अच्छा, तो वही से आपकी शुरुआत हुई। हाँ वो फर्स्ट है। करीबन आपकी उम्र कितनी थी तब? उस टाइम पे करीब मैं 13 साल का था। 13 साल की उम्र में? हाँ 13 साल का था। अच्छा, 13 साल की उम्र में पहली बार आपने ये नशा स्टार्ट किया? यस सर। अच्छा, एक बात आपसे कहना था कि आपने आज तक कितनी प्रकार के नशा करके देखा है? सर मैं नशा, जैसे मैं चरस है, फिर उसके बाद में ब्राउन शुगर है, एमडी है, फिर अपना बंटा जो बोलते हैं लोग, भांग की गोली, अल्कोहल। उसके बाद में मैं आउट ऑफ कंट्री में था, उधर भी एक ऐसा मतलब झाड़ पाया जाता है जो मुंह में डाल के अगर पान की तरह चबाया जाए तो उससे भी नशा होता है। आउट ऑफ कंट्री बोले तो सऊदी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब तक का मैं 8-10 प्रकार के नशे किए हूँ। 8 से 10 प्रकार के अलग अलग प्रकार के नशे नशा आपने किए। किए हैं। और सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला नशा कौन सा था? मेरे को सबसे ज्यादा इफेक्ट किया सर ये मेडिसिन, जो मैं बटन बोलते हैं मुंबई की भाषा में, हाँ। बटन मेडिसिन, मेडिकल नशा, उससे मेरे को ज्यादा असर पड़ा। अच्छा, उससे क्या होता था? सर मैं शुरू में मतलब मेरी शादी हो चुकी थी, थोड़ा घर में तू में हो जाता था, तो मैं फर्स्ट टाइम पे 1 गोली खाया था, तो मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। फिर मैं दूसरे दिन 2, 3, 4 ऐसा करते करते मेरी क्वांटिटी बढ़ती गई। फिर हिसाब करने लगा हूँ मैं, मतलब एक पत्ते में 10 गोली आती है। तो एक टाइम पे सर मेरा ऐसा टाइम आ गया था कि मैं 3-3 पत्ते खाता था वन टाइम में। 30 गोली में वन टाइम में खाता था। ये जो साइकेट्रिस्ट मेडिसिन है, हाँ, इसका नाम एक का नाम है अल्को नंबर 1 है, 10 एक गोली का नाम 10 है। ये दो मेरी फेवरेट थी, मतलब ये दोनों चीज में ज्यादा लेता था। अच्छा, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर अपने पेशेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ बीमारी ठीक करने के लिए, उसकी नशा आप करने लगते हैं? यस सर। और ये इजीली मिल जाता है वहाँ पे? सर जैसे मुंबई में आपको नशा बहुत इजीली मिल जाता है, चाहे कितना भी ब्रॉड एरिया रहने दो या कितना भी लोकल एरिया रहने दो। नशा बोले तो फिल्म इंडस्ट्री में मिल जाता है सर, तो फिर वो तो मैं तो लोकल जगह रहता हूँ, बआसानी मिल जाता है। वो ये बात सच है कि फिल्म इंडस्ट्री में आराम से मिल जाता है? हाँ सर। ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहेगा कि आपकी बहुत कम उम्र में नशे स्टार्ट किया। यस सर। उससे और एक बात कि आपकी पढ़ाई भी नहीं हुई, यस सर। स्कूल कॉलेज आप गए नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आपकी शादी कब की घर वालों ने? सर शादी तो ऐसा है, मैं नशा करने के साथ साथ में सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ। मतलब मैं नशा जब पहली बार चरस पिया था उस टाइम पे भी मैं, मेरे घर वाले नहीं कभी बोले थे कि तू काम पे जा, हमको 2 पैसा रखे जा, लेकिन मेरे को बॉसगिरी करने की बहुत आदत थी कि मैं 2 पैसा रहेगा मेरी जेब में तो ही मैं बॉसगिरी कर सकता हूँ। तो पैसा मैं जब फर्स्ट टाइम नशा किया था उससे पहले से, मतलब 10-11 साल की उम्र से ही सर मैं पैसे कमाने लगा था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, फिर बाद में मेरा धंधा, मेरा खानदानी जो नाई का सैलून का मेरा कारोबार है, तो अप एंड डाउन में मैं ये काम सीख गया था। तो मैं कारीगर भी था। फिर करीब 22 साल की उम्र में आते आते मैंने एक लड़की से लव किया जो मेरी वाइफ बनी, उससे मेरे 3 बच्चे हुए। तो लव मैरिज किया था सर। लव मैरिज हुआ है? लव मैरिज हुई। वो क्या आपके एरिया में ही रहती है? नहीं सर, वो मेरे से काफी, समझ लो मुंबई के, मेरे घर से उसका घर कम से कम 1 घंटे का फासला था। आपके रिश्तेदारों में है? नहीं सर, वो एक मेरी ईद में ना, मेरी एक मतलब चुलत बहन के साथ में हमारे तो घूमने के लिए आई थी। तो मैंने इसको देखा, अच्छी लगी मेरे, तो मैं इसके पीछे पड़ गया। तो उस टाइम पे वो पढ़ाई कर रही थी और उसको मालूम नहीं था उस टाइम पे कि मैं नशा करता हूँ। शायद उस टाइम पे 22-21 साल का था, अच्छा लगता था।
तो उसको पटाने में भी मेहनत लगी मेरे को, लेकिन पट गई। तो पट गई, ओके। तो फिर कितने साल के बाद तुमने उससे शादी किया? लव अफेयर तुम्हारा कब तक चला? सर मेरा लव अफेयर 1.5-2 साल चला उसके साथ में। 2 साल? हाँ 2 साल। 2 सालों में कभी उसको ये मालूम नहीं हुआ कि आप नशा करते हो? नहीं, मैं जाता था नशा करके उसके सामने, लेकिन कभी उसको मतलब मैं जाहिर होने नहीं दिया, क्योंकि मैं उस टाइम पे लाइट नशा करता था। जिस दिन उससे मिलने मैं डेट पे जाता था, तो उस दिन मैं लाइट नशा करता था कि उसको मालूम ना पड़े। अच्छा। और उसको झूठ भी बोलता था कि मेरा मुंबई में 4 फ्लैट है, ये वो, इम्प्रेस करने के लिए। उसको ऐसा लगा कि पहनना ओढ़ना अच्छा है इसका, हेयर स्टाइल अच्छा है उसका। मैंने ये सब झूठ बोला था कि मेरे पास में 2 फ्लैट है, ऐसा है वैसा है। तो वो धीरे धीरे नजदीकी बढ़ गई। तो तुमने झूठ का सहारा लेके उससे शादी की? हाँ। ओके। उनको कब पता चला कि आप नशा करते हो? उनको मैं शादी के बाद में भी करीब उनको साल भर की 6-8 महीने के बाद में धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा। कैसे कि मैं काम से आता था तो मैं पहले घर में नहीं करता था। मैं क्या करता था, काम से आता था, जो भी पार्सल घर में देना रहता था देता था, और नीचे मेरे दोस्त लोग सेटिंग करके रखते थे। मैं जाता था, बोला 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो बोले हाथ पाँव धो लिया, अभी कहाँ नीचे जा रहे हो? मैं सिर्फ 2 मिनट में आता हूँ, सिगरेट लेकर आता हूँ। सिगरेट का मालूम था कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो बस जाता था मैं अपना जो चरस है चिल्लम में पी के मैं वापस से घर पे आ जाता था। तब जाके उनको पता चला कि आप नशा कर रहे हो? हाँ 6-7-8 महीने के बाद में पता चला। उनका कुछ बिहेवियर आपके प्रति बदल गया था नशा? नहीं, वो जितनी मालूम पड़ा उनको, तो उसी टाइम पे ही वो अपने घर वालों को मतलब वो लाइन से फोन किए और 11 बजे अपने घर पे चली गई। उनके मायके चले गई? हाँ, जैसे भी मालूम पड़ा कि ये नहीं, दोस्त लोग सीटी उटी मारते थे मतलब नीचे फ्लोर से मेरे को। तो उस दिन कुछ ज्यादा हो गया था, तो बाजू वाले की भी कंप्लेंट आई कि शकील जब आते हैं, जब भी सीटी आती है या ऊपर नीचे जाते हैं, क्या मसला है? तो उसी टाइम पे मैं दरवाजा खोल के अंदर आया, तो बोली मैं रोज बोलती हूँ भाई आंख लाल क्यों है, बाजू वाली चिल्ला रही है कि नीचे से सीटी क्यों आ रही है, क्या है? तो मैं भड़क गया, मतलब देखो तेरे काम से मतलब रखना तू, तो ये सब क्या लेना देना है? तो वो बोली तुम 100% तुम दारू पी के आए। उसको समझ भी नहीं आया कि चरस से के दारू है। उसने बोली तुम दारू पी के आए, ये वो। ने फोन लगाई, करीब आधा पौना घंटे के बाद में उसके भाई और उसके पापा आके उसको लेके चले गए। अच्छा, वाले लेके चले? हाँ, उसके पापा और भाई आए थे लेके चले। वापस मैं 2-3 दिन फिर और बहुत नशा करने लगा, काम पे भी नहीं जाने लगा। तो भाई ने, मेरे जो बड़े भाई हैं जिनको मैं अपने पिताजी का भी दर्जा देता हूँ, उन्होंने उनको समझा बुझा के बोले एक मौका दो, अभी वो दोबारा नहीं करेगा ऐसा। तो फिर मना के लेकर आए थे भाई। अच्छा, उनको मना के लेके आए? हाँ, तुम्हारी जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी, मेरी गारंटी मेरे बड़े भाई ने ली। बड़े भाई ने गारंटी? हाँ जी। तो वो आने के बाद कितने दिन गारंटी पे टिके रहे आप? नहीं सर, वो मतलब वो आए, दूसरे दिन ही में वापस ही शुरू हो गया। दूसरे दिन हाँ। स्टार्ट कर दिया वो आने के बाद? हाँ सर, थोड़ा डर मतलब मैं जब लॉ मैरिज शादी किया मैं डरता नहीं था सर। बोला भी यह है जो भी है यही है, मैं हूँ सामने हूँ करता हूँ। मैं समझाया कि असल में सर मैं सबके सामने भी जाऊँगा, मेरा कैसा ना एक मेंटली ऐसी बन गई थी कि अगर मैं जब तक चरस नहीं पीऊँ तो मैं सेक्सुअल नहीं हो पाता। मतलब आपको सेक्स अगर करना है, हाँ। आपको चरस पीना है? हाँ, ये कंपलसरी हो ये गया? कंपलसरी हो गया था कि शादी से पहले भी मैं मतलब मेरी गर्लफ्रेंड वगैरह थी, तो मैं सेक्सुअल कर जाने से पहले मैं एक आधी चिलम जरूर पीता था। तब जाके आप? हाँ, मतलब सेटिस्फाइड होता था, नहीं तो ऐसा तो मैं नॉर्मली भी करता था, लेकिन मेरे को वो चीज़ नहीं मिलती थी जो मुझे चाहिए रहती। लेकिन इसके पीने के बाद में मुझे अच्छा लगता। इसके पीने के बाद ही तुमको ऐसा एहसास होता था कि मेरे अंदर पावर आ गई? लेकिन इसके कारण आप कभी डॉक्टर के पास नहीं गए कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मुझे ये चरस पीना चाहिए या कुछ मेडिसिन का सहारा लेना चाहिए, उपचार करना चाहिए सर? ऐसा अभी हमारे जो मैं मोहल्ले में रहता हूँ मुमरा जैसा, उधर पे इसको ही बहुत बड़ी जड़ी बूटी मानी जाती है कि ये बहुत बड़ी जड़ी बूटी है। मुमरा साइड में बहुत ज्यादा चरस का बहुत एडिक्ट लोग हैं, बहुत 80% एडिक्ट हो जैसे। तो आपका कहने का मतलब ये है कि आप उस माहौल में रहे इसलिए आपने ये सब नशा खुद को लगा लिया?
नहीं सर, ये तो अच्छे लोग भी हैं हमारे उधर, ऐसा नहीं है, अच्छे लोग भी है। मेरे मोहल्ले के आजू बाजू के लोग भी अच्छे लोग हैं, लेकिन मेरे को ऐसा, मैं शुरू 13 साल की उम्र से जो मैंने चरस पिया, उसके बाद से मैं छोड़ पकड़ करता था। लेकिन शादी के बाद में काम ज्यादा बढ़ने की वजह से मैं रात में लेट आता था, तो मेरा सब कुछ ठीक, खाना भी खा लेता था, ज्यादा से ज्यादा जो होना करना कराना था वो भी कर लेता था। मतलब वो एक मेंटली बना लिया था, तो करना ही करना है तब हाँ। तक कि आपने कुछ सेटिस्फेक्शन हाँ। तो नींद अच्छी लगती है, काम अच्छा होता काम है, अच्छा होता कि है, आपका रूटीन बन गया है तो हमारा पूरी तरह से। तो और एक बात है शकील भाई कि जैसे आप पूरे नशे के आदीन हो गए, आपकी शादी हो गई, ये सर। जब भी आप ये सब नशा कर रहे थे तो आपको बच्चे कब हुए? बच्चे शादी के बाद कितने साल में बच्चे हुए? सर, मेरी शादी को 1 साल के हुआ, मतलब 1 साल के बाद मेरे को पहला बेटा हुआ। 1 साल के बाद? हाँ, तब आप नशा कर रहे थे? हाँ, कंटिन्यू सर। कितने बच्चे आपको? मेरे को 3 बच्चे सर। तो ये भी नशा करते समय ही सब बच्चों? हाँ। अच्छा, तो इस नशे का असर उनके ऊपर कुछ नहीं होता? नहीं, मेरे बच्चे बहुत क्यूट है, हेल्थी है, स्मार्ट है, मेरे से लंबे चौड़े है, मेरे को ऐसा भी लगा नहीं उनके अंदर कोई ऐसा साइड इफेक्ट है। अच्छा, पढ़ भी रहे। पढ़ रहे हैं। हाँ, अभी मेरा बड़ा बेटा कुछ 12वीं 13वीं किया है। ये मेरी जो अभी बेटी है बीच में, अभी 17-18 साल की, उसने भी एसएससी करके कॉलेज ज्वाइन किया है। छोटा वाला है, वो भी मतलब 9वीं 10वीं के आगे ही चल रहा है वो, क्योंकि 3 साल से मैं अभी तक उनके कांटेक्ट में नहीं हूँ। कितने साल से? 3 साल से। क्यों? सर, ऐसा है कि मैं इच्छा फाउंडेशन में मैं 2021 में था, तो यहाँ से मैं डिस्चार्ज होने के बाद में हम लोग के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे, तो उसके वजह से मैं गल्फ चला गया था, दुबई, और वहाँ से जैसे मैं आया 9-10 महीने में, तो मेरा दूसरे दिन ही पिकअप हो गया। अब उधर 10-9 महीना, इधर पे 2.5 साल, 3 साल हो गया, अभी तक उनको देखा ही नहीं। कभी कभार वीडियो कॉलिंग पे बातचीत हो जाती है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि तुमने जब से शादी की, शादी को कितने साल हो गए? शादी मेरी सर 2002 में हुई थी। 2002? यस सर। 2002 से अभी 2024 चल रहा है। यस सर। तो जो आपने 3 बच्चों को जन्म दिए हैं, यस सर। बराबर, एक पापा होने के कारण बच्चों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए, उनको जो लगता है सब चीजें, उनकी डिमांड्स होती है, स्कूल के लिए बैग होती है, पैसे होते हैं, खर्चा करना होता है, बाप का प्यार होता है, ये सब चीज तुम नशे के कारण उनको दे पाए? सर, बात असल में दरअसल ये है, जब मैं नशा कर रहा था, मैंने शादी किया, लॉ करके मैंने शादी किया, लेकिन मैंने हार्ड वर्किंग करके कभी भी मेरे, जब हालात 2018 में ज्यादा खराब हुए, जब मैं ड्रग्स का एडिक्शन बना, जब मुझे ड्रग्स मेरे पे हावी हुआ ना, तो 2018 फरवरी की बात है। तो उस टाइम तक मेरा बड़ा बेटा 9वीं में था, और मेरे दोनों छोटे बच्चे ना, उस टाइम से लेकर उनकी पैदाइश से लेकर, या उसने अपनी माँ का पहला दूध का कतरा भी पिया होगा, तो मैं घर से बोलता हूँ वो मेरे मेहनत और पसीने का था। क्योंकि मैं 2018 तक मैं रात में सिर्फ नशा करता था। मैं अपने आप को ये नहीं बोलूंगा कि मैं सोशल ड्रिंक करता, लेकिन मैं नशा करता था। जिस दिन छुट्टी रहती थी वो दिन भी करता था, बच्चे लोगों को घुमाने लेके जाता था, पहाड़ है उधर मुमरा में बहुत, तो उधर पे उन लोगों को बैठा के पिटिंग बनाते थे और मैं नशा करता था। लेकिन 2018 तक का मैंने मेरे बच्चों के स्कूल का डोनेशन या उनके जूते चप्पल, उनकी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं मिस करता था, क्योंकि मेरी मम्मी का भी सपोर्ट था मेरे को। मेरी मम्मी मुझे हर महीना मेरे को पॉकेट मनी देते थे, और इधर मैं इतना कमा लेता था कि 2018 तक मेरे बच्चों को या मेरी बीवी के ऐसे कोई मैं छोटे मोटे सपने पूरे ना किया हो, ये ऐसा नहीं है, मैंने हर चीज वो किया। 2018 के बाद 2018 में सर मेरे साथ में कैसा इशू हुआ, मेरी बीवी ने मुझे डिमांड करने लगा कि वो मुझसे पढ़ी लिखी है, वो पढ़ी लिखी है। असल में 16-17 से हमारा तमाशा शुरू हो गया था, 16-17 से कि मुझे जॉब करना है, जॉब करना है। मैं बोला, पहले तो मैं वास्ता देता था, अपन लोग मोमेडियन है, मुस्लिम है, इस्लाम वाले, अपन लोग में लेडीज लोगों को काम नहीं करना चाहिए, जो भी है तुम बच्चे देखो, अच्छा हो रहा है अपना, अच्छा बेहतरीन। उस बोलती नहीं, मैं तुम्हारे बच्चे बड़े कर दी, तुम्हारे बच्चे हाथ पाँव वाले हो गए, पढ़ रहे लिख रहे,
मुझे जॉब करना है, मैं ना करता था। तो उस बीच में हम लोग अक्सर एक रूम में रह के भी साथ में नहीं रहते थे, झगड़े हो जाते थे। मैं बच्चों के साथ में सोने चला जाता था, ये उधर सो जाती थी। ये कारण मैं मतलब आपको इससे पहले जैसे बताया, मैं गोली खाने लगा, मतलब ड्रग्स, मतलब मेडिसिन खाने लगा। मेडिसिन खाने लगा तो फिर मेरे को धीरे धीरे मैं खुद ब खुद इससे दूर होने लगा, खुद ब खुद दूर होने लगा। इसने भी अपनी मनमानी पूरी की। वहीं से मेरा मतलब सर मसला डामाडोल हुआ, जब से उन्होंने मुझे बोला मैं बाहर जॉब करने जाऊंगा। और मैं नहीं चाहता था, क्योंकि सर इसके पीछे ना, जैसे ये प्रोग्राम सच का सामना है, इसके पीछे एक रीजन ये था सर, मैं खुद, मेरी मम्मी को 4 साल का था मैं, जब मैं 4 साल का था मेरी मम्मी पहली बार गल्फ गए थे, और आज मैं 45 साल का हो गया। मेरी मम्मी आते थे, बेशक आते थे, महीने में 2 साल में एक बार आते थे, कभी 11 महीने में एक बार आते थे। तो मैंने देखा, मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी जो उतना दूर गए बच्चों को छोड़ के, कि तू मेरे बच्चों को छोड़ के 24 घंटा मेरे बच्चों के साथ रहे, तू वो जो लगता है मैं लाके दूंगा। और देता था सर, जब तक 18 तक, जब तक उसके मेरे ताल्लुकात अच्छे थे, मैंने हर वो चीज दी है जिसे एक पति को एक पत्नी को देना चाहिए। भले नशा करता था, लेकिन सर नशे के साथ मैं ये हमेशा बोल रहा हूँ, मैं हार्ड वर्किंग था, कोई भी काम करता था सर, काम करता। लेकिन फिर तुम दोनों में जो ये दुरावा निर्माण हुआ, तो वो क्यों हुआ फिर? जो तुम्हारी बीवी तुमसे बात नहीं करने लगी, खाली यही चीज की भाई काम पे जाती, उसके कारण हुआ क्या? आपके रिलेशन टूटते गए फिर? ये बिना मनमानी करे कोई, मतलब कहीं कहीं फॉर्म भर दिया था उसने, कहीं पूना में कहीं फॉर्म भर दिया था कोई अस्पताल में नर्सिंग के काम में, और एक उर्दू में लेटर देके दूसरे के टाइम पे वो चले गई थी कुछ 15 दिन के लिए। मैं आया दोपहर में जब खाना खाने के लिए, मैं दोपहर में आता था खाना खाने के लिए, बच्ची ने खाना परोसा, मेरे को लेटर दिया। तो वहाँ से मैं ज़्यादा चिड़चिड़ा हुआ, मैं खाना वाना सब छोड़ा, तो सीधा मैं गया जहाँ पर ड्रग्स मतलब हमारे इधर ठेक बोलते हैं उसको, जहाँ माल मिलता है, वो ठेक पे गया। मैं सोचा समझा नहीं, सीधा 5 पत्ता एक साथ खा लिया, 50 गोली एक साथ खा लिया। 2-3 दिन के बाद में मेरे को मतलब 2 दिन तो लगा था मैं ब्लैक आउट से बाहर आने के लिए। वहीं से मतलब मसला मेरा खराब हुआ सर। वहाँ से अभी तक रिलेशन कैसे फिर आपकी वाइफ के साथ में आपकी? अब तो मैं 3-3.5 साल हो गया हूँ, उनसे ना, उनको ना देखा हूँ ना ही मिला हूँ। अभी तो हमारे इस्लाम में कैसा है, जब हम 6 महीना अगर साथ में ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर 6 महीने में एक बार भी गुफ्तगू मतलब बात ना हो तो हमारा तलाक का 50% वो हो जाता है। और उसका मानना है कि तुम्हारे मेरे बीच अब डिवोर्स हो चुका है, मतलब इस्लाम की शरीयत के हिसाब से, इस्लाम की शरीयत के हिसाब से, ये कायदा कानून के हिसाब से। तो आपके साथ में वो रहना नहीं चाहते हैं? नहीं। आपके बच्चे कैसा सर, जब से मैं अलग हुआ तभी तो बच्चों से भी बच्चे तो मेरे से बहुत मतलब नजदीक थे बच्चों से, लेकिन अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता जब तक बच्चों से मेरा आमना सामना नहीं हुआ। मैं 3-3.5 साल से मेरे बच्चों का मेरा आमना सामना नहीं हुआ। फोन होता है कभी कभार, तो बच्चे लोग मुझे अच्छे से बात करते हैं, पापा ये वो। नहीं लगता मेरे को कि बच्चे भी मुझे एक्सेप्ट करेंगे नशे के कारण। मतलब आज तक जो तुमने नशा किया है, और जैसे भी तुम अपने घर वालों के साथ में रहे हो, ठीक है, बीवी का तो सुन लिया कि बीवी नहीं चाहती आपके साथ में रहना, अभी बच्चे किसके पास है? अभी बच्चे बीवी के पास। तो जैसे आप बीच में घर पे भी गए थे? हाँ सर, गया था मैं, मतलब मैं यहाँ से घर गया। मेरी फैमिली मतलब मेरी मम्मी पापा की फैमिली अलग है, क्योंकि मैं शादी के 6 महीने के बाद से ही अलग हो गया था। तो मैं यहाँ से गया करीब 13-13.5 महीने के बाद में गया। पहले अपने भाई और पापा के घर पे आराम किया, फिर दूसरे दिन मैं उन लोग से मिलने के लिए गया। तो मैं जहाँ का एड्रेस मिला था मुझे, वहाँ पर उन लोग नहीं मिले मुझे।
तो फिर मैंने वहाँ से खड़े रह के फ़ोन किया, तो मेरी वाइफ ने बोला कि नहीं अब तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ, 2-2.5 साल के बाद में तुम कॉल कर रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो। मैंने आपको पहले बताया कि हमारे इस्लामी तरीके से अगर मैं 6 महीने उससे बोलचाल ना रखूँ या उसके साथ में हम बिस्तरी वगैरह जो भी रहता है ना हो तो आधा डिवोर्स, तो उसने बोला तुम्हारा मेरा डिवोर्स हो चुका है। तो मैंने उसको समझाया कानूनी मतलब ऐसा नहीं है, चलो ठीक है तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मेरी बच्चों से बात करा दो। तो बोले बच्चे ना तुम्हारा नाम निकालते ना तुम पर थूकते, मैं बच्चों से भी मिलने नहीं दूंगी। उसने मना किया? हाँ, मैं बोले बच्चों से भी मिलने नहीं दूंगी तुमको, और बच्चे तुम्हारा नाम नहीं निकालते। तो मेरा ये चीज सामना कराओ ना एक बार कि बच्चे मेरा नाम निकालते। बोले देखो अगर तुम ज्यादा ऐसा करोगे ना तो तुम जहाँ खड़े हो ना वहीं से अस्पताल पहुंच जाओगे। तो बोले तुम जहाँ खड़े हो, जहाँ खड़े रह के फोन कर रहे हो, मैं से भी ज्यादा तुम तू मैं करोगे तो जहाँ खड़े हो वहीं से तुमको 2 मिनट लगेगा अस्पताल पहुंचाने के लिए। तो मैं फिर भी रिएक्ट नहीं हुआ सर, क्योंकि मैं 14 महीना वो प्लस 8-9 महीना में जो गल्फ में था, फिर 22-23 महीने के बाद में उन लोग से मेरी बात हो रही थी, तो मैं जरा भी रिएक्ट नहीं हुआ। बोला नहीं प्लीज रिक्वेस्ट आप मैडम प्लीज, बहुत चीज मैंने रिक्वेस्ट किया। बोले नहीं तो नहीं, मैं वो तुम्हारे मेरे बच्चों की छाव नहीं लगने ही नहीं दूंगा तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी छाव। फिर मैं वापस घर की तरफ आया, क्योंकि रिएक्ट से गया था, घर वाले पूरे मेरे पर फोकस थे कि इतनी देर में तू आ जाना। मैंने 8 बजे का बोल के गया था, घर पे 7:30 बजे पहुंच गया। और जब मैं बहुत जगह नशा था, आजू बाजू हर चीज मिल रही थी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं बहुत 2-4 प्रोग्राम कर चुका था, लेकिन जो 20 का जो प्रोग्राम करके गया था मैंने 13-14 महीने का, तो कहीं ना कहीं मैं प्रोग्राम में था। मैं बोला अगर मैं अभी रिलैक्स होता हूँ या तो मर जाऊंगा या तो पागल खाने जाऊंगा। तो सर आप यकीन मानिए या मत मानिए, जिस जगह से मेरा पिकअप हुआ था 2022 में, उसी जगह पे खड़े होके मैं वेट कर रहा था, मैं इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि मैं नासिक जाऊं। तो कलमा वलमा पढ़ा जो भी मुझे पढ़ना था, मैंने वहाँ से फौरन ट्रेन मतलब रिक्शा पकड़ी, ट्रेन पकड़ा, ट्रेन से घर आया। और घर आते साथ ही भाई को बोला भाई मुझे कल नासिक जाने का है 1 महीना 15 दिन के लिए। बोले क्यों पागल हो गया है क्या, मांगता है कहीं घूम के आ जा, तेरे को मैं खर्चा पानी का देता हूँ, पैसा ले। बोला नहीं मेरे को, बोले कोई नशा करके आया है क्या। असल में मैं नींद की गोली खाता हूँ सर 2018 से, मुझे नींद नहीं आती है, और 2 दिन से मैं सोया भी नहीं था, 2 दिन से मैं सोया भी नहीं था। और उसकी ऐसी जली कटी बातें सुन के मैं बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया था, और मुझे डर लग रहा था कि मैं वापस नशा न कर बैठूं, क्योंकि ये मैंने बहुत ये 14 महीने की रेप काटने से पहले मैंने 4 रेप और काटे थे, टिश्यू प्रोग्राम में काटा था। सब मैंने लाइटली लिया था, मतलब कुछ नहीं, मतलब खल्ली वल्ली मारता था सबको। ये 14 महीना बहुत लंबा टाइम था, और मैं डर गया था कि अब मुझे रिलैक्स नहीं होना है इधर, मतलब प्रोग्राम समझने लगा था सर। तो मैंने भाई को मनाया, भाई बोले नहीं तू कहीं और जा, मैं तेरे को पैसा देता हूँ, तू इधर चले। बोला नहीं मुझे इच्छा फाउंडेशन ही जाना है। तो लास्ट में उन्होंने बोले ठीक है तू सुबह तैयार रहना, मैं तेरे को ले। फिर शायद उन्होंने बात करके मैं 1.5 दिन के अंदर ही वापस आ गया सर, विदाउट नशा करे, वापस रिटर्न डेट में है। शायद अभी एक प्रोग्राम का आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई और आपकी जो हिस्ट्री है बहुत खतरनाक मूवमेंट से आप गुजरे हो, क्योंकि फैमिली छूट दी, काम छूट गया, जिंदगी का वो समय आपके हाथ से निकल गया जो समय आदमी मेहनत करके एक कुछ मुकाम हासिल करता है, एक नाम हासिल करता है और अपने परिवार को खुश रखने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है, और वो समय तुम्हारा नशे में चला गया। तो आज की डेट में आपके हाथ में कुछ नहीं है, ना तुम्हारे खुद का परिवार है, ना तुम्हारा माँ बाप भाई बहन उनका परिवार तुम्हारे साथ में खड़ा है, क्योंकि वो भी मेरे ख्याल से दूर ही गए होंगे, क्योंकि कई बार उन्होंने आपको चांस दिए, बाहर देश भी उन्होंने भेजा, उसके बाद में कई रिहाब आपके हुए, 4-5 रिहाब आपके हो चुके हैं। तो
इन सभी चीजों के पीछे जो आपकी जिंदगी बर्बाद हुई है, ऐसे तो आप किस चीज को दोष देना चाहोगे? मैं खुद को दोष देना चाहूंगा, वही चीज नहीं, खुद को दोष देना। आप खुद को दोष देना चाहते हो कि आप ही ठीक नहीं, मतलब अगर समझो ये नशा कुछ भी आपके पीछे नहीं रहती, आप नशा नहीं करते थे, तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती थी। हाँ बेशक बेहतर हो सकता। आपने इस नशे के लिए किस हद को पार किया है? नशे के लिए सर मैंने बहुत मतलब घर में झूठ बोला है, चोरी किया है, मैंने पैसा छीनने के लिए सामने वाले पर वार किया है, मतलब घर के बर्तन बेचे हैं, मतलब खुद के तो खुद के दूसरों के भी बेचे। इस हद तक का मतलब मैं नशे के टाइम पे गिर गया था। चोरी करना, घर के अंदर बाहर, और कुछ भी करके तुमको पैसों की जरूरत थी नशा करने के लिए, तो आपने हर हद पार करके नशा किया, नशे को नजदीक किया, खुद का जो भी संसार है उसको ध्वस्त कर दिया। यस सर। तो इतने दिनों से आप रिहाब में हो, यस सर। तो अब तक आप क्या समझ चुके हैं कि नशे ही तुम्हारी जिंदगी है या नशे से दूर जाना है? अभी तक का सर, जैसे मैं 14 महीना ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम लिया और अभी के ये पीरियड में ये भाग में जो मैंने प्रोग्राम लिया, लेकिन अब समझ में आई कि मुझे मैं जो जो एरिया में था मैं सब गलत था। जो 9 एरिया मेरे थे लाइफ की, जो हर इंसान के 9 उसके अंदर मैं टोटल अपने हाथों से लॉस किया। अब इस 9 एरिया में मेरा मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, और मतलब मैं अपनी जिम्मेदारी को समझता हूँ यहाँ पर। ये इसलिए आया मेरे को, मैंने एक लंबा टाइम दिया सर, हालांकि मैंने रिहब 2-4 रिहब में रहा, उधर का मुझे टाइम नहीं मिला था, लेकिन ये मैं अपने आप को ना बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि ये इतना लंबा टाइम मिलना ना मेरी जिंदगी को एकदम बदल दिया। ये मेरा ज़मीर बोलता है, मुझे कोई बोले या ना बोले, लेकिन मेरे अंदर का ज़मीर बोलता है कि नहीं, मैं अब एकदम बदल चुका हूँ। इस बार आप सुधर के रहोगे? सुधर के सर, मैं हमेशा सुधरना वाला शब्द तो मेरी जिंदगी में मैं मानता हूँ नहीं, लेकिन ईमान मेरे अंदर, सच्चाई, ईमान, मतलब किसी को धोखाधड़ी देना या किसी से में वो करना, ये सब चीजें से दूर हो गया। जब इन सब चीजों से दूर हो गया था सर, नशा तो लाइफ में रहेगा ही नहीं, और अगर आ गया तो सीधा मौत है मेरी इसके बाद। यहाँ से नशे को टाटा बाय बाय करना है। हाँ, टाटा बाय बाय करना है, और जिंदगी में पहले अगर मैं इज्जत दूंगा तो ही मुझे इज्जत मिलेगी। और मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया बाहर समाज में, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई भाभी, मेरे भाई बच्चों का, उन सबसे मैं तहे दिल से अपने ईश्वर का सामना करके उनसे माफी मांगता हूँ। और यहाँ पर भी जितने भाई बैठे हैं, जितने भी भाई जो मेरे साथ में लंबा टाइम से या नवे आए, अगर मेरे से कोई गलती तो उन सबसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। और यहाँ से कर्मचारी के लोग जो है यहाँ पर स्टाफ, उनसे भी माफी मांगना चाहता हूँ। और सर आप तो से क्षमा चाहता हूँ। चलो हम भी यही ऊपर वाले से डिमांड करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी सद्बुद्धि दे और इस प्रॉब्लम से वो जल्दी से जल्दी बाहर निकाले और एक नई जिंदगी आपको जीने के लिए दुनिया में लोग इंतजार करें। तो उसके लिए भी हम ऊपर वाले से दुआएं मांगेंगे। एक और सवाल आखिरी कि जब से आप इच्छा फाउंडेशन में आए हो, अभी ये जो प्रोग्राम तुमने किया, तो इच्छा फाउंडेशन से आपको क्या मिला? इच्छा फाउंडेशन सर, मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ पहले भी कि मैं मुंबई के 3-4 रिएक्ट में था। मतलब मैं एकदम लाइटली ले रहा था। फर्स्ट रिएक्ट में मैं भागा, सेकंड रिएक्ट मेरे को टिश्यू प्रोग्राम लगा, मतलब टॉर्चर का, वो मारते पीटते थे। फिर भाई को ऐसा लगा ये मुंबई में रहेगा तो हल्के में लेगा, तो भाई ने अपने दोस्त के थ्रू इच्छा फाउंडेशन का एड्रेस करा। तो जो पहली बार मैं इधर पे आया सर, तो पहले भी मैं इधर पे 2 बार 3 महीना था। उस टाइम पे भी मैं लाइटली लिया।
प्रोग्राम समझ में आता था सर, ये 12 पायरी, ये जो 12 स्टेप है, ये मैं इनको समझता हूँ, लेकिन इनको आप बोलेंगे पढ़ने के लिए ना, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन इनका जो मतलब है, जो अर्थ है ना, वो मेरे को समझ में आने लगा। पहले नहीं आता था। फिर सेकंड टाइम में जब मैं 14 महीने का प्रोग्राम किया तो मुझे ये 12 पायरी, 9 सेरिए, फिर ये प्रोग्राम में स्टेज डेयरिंग, फिर जैसे यहाँ पर हमको सीनियर है या जूनियर है, इनको कैसा इज्जत देने का, कैसा क्या करने का, यानी मैं अगर खुद से ईमानदार हूँ तो ही मैं दूसरे से ईमानदारी कर सकता हूँ, जब मैं खुद से ईमानदार नहीं हूँ तो मैं दूसरे से क्या ईमानदारी कर सकता हूँ। तो ये 14 महीने में या ये दूसरे भाग में जो मैंने सर, मुझे आज की तारीख में ना जीने के लिए एक वजह मिल गई, नहीं तो बस मेरे रिएप चक्कर हो रहे थे। घर जाता था, झगड़ा करता था, नशा करता था, ये। लेकिन एक लंबा प्रोग्राम लेने के बाद में इस प्रोग्राम को समझा, तो आज मुझे अच्छा लगता है। प्रोग्राम से आपको कुछ मिला है? बहुत कुछ ऐसा मिला है ना सर, बहुत कुछ। ये प्रोग्राम में से अगर आदमी एक टाइम दे इस प्रोग्राम को, तो राक्षस से राक्षस इंसान भी इंसान बन सकता है। ये चीज मैं फील करता हूँ, और इस पे जिसे मैं मेरे खुदा पे यकीन करता हूँ, ऐसा इस पे मैं यकीन करने लगा। यहाँ पे अपने ऑडियंस बैठी है, कुछ सवाल ऑडियंस से भी हो जाए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप भी पूछ सकते हो। प्लीज ऑडियंस की तरफ कैमरा भी कीजिए। आपको कुछ सवाल पूछना है क्या, जो आपको ऐसा लगता है कि इनसे अगर वो जवाब मिल जाए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी? कोई भी हो तो आप पूछ सकते हो, प्लीज। हाँ, मेरा नाम हरीश बेग, अल्कोहलिक। मेरी भी लाइफ में सिकिन भाई आपके जैसी भी स्टोरी है। तो हम लोगों को ये चीज़ कब समझ में आती है कि फैमिली का जो इम्पोर्टेंस है, वो फैमिली चले जाने के बाद में समझ में आता है, या फैमिली साथ रहने के बाद समझ जाना चाहिए? इस बात का मैं आपसे आंसर चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। अग्रवाल जी के सवाल के जवाब के बारे में बताऊंगा। जैसे उन्होंने बताया फैमिली, एक बार आप और रिपीट करेंगे? सवाल जो आपका था वो एक सवाल बार और क्या था? रिपीट करेंगे आप? फैमिली का इम्पोर्टेंस, यानी फैमिली को अपन कब समझ पाएंगे, या फैमिली चले जाने के बाद, या उसके पहले समझ जाना चाहिए? आपके अनुभव पे से थोड़ा हमारा मार्गदर्शन। उनका सवाल समझ में आया मेरे। और जब हमारे करीब फैमिली रहती है तो हम उनका वैल्यू नहीं कर पाते, और वो जो हमारे से दूर हो जाती है तभी भी हम उनकी वैल्यू नहीं कर पाते, क्योंकि उस टाइम पे हम अपनी ईगो में, अपने नशे में घूम रहे थे, अपनी मतलब बड़कपन में। हमको ये सब चीज अगर हासिल करना है तो खुद को एक लंबा टाइम देना चाहिए शांति का। जैसे आप कोई पर्वत पे चले जाओ, या कोई मस्जिद, या कोई रियत में, ऐसी जगह पे आप ये एडिशन की वजह से आ रही है, नहीं, एक सोच, अच्छी सोच लाने के लिए जब आप अच्छा सोचोगे ना, तो हर चीज आपके साथ में अच्छी होगी, आपकी फैमिली आपके साथ में हैप्पी रहेगी। और ये सब डिपेंड हमारी सोच पर है। और किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो। और एक सवाल, ओके प्लीज। साकार करायचं असेल तर काय कोणत्या गोष्टी केल्या पाहिजे? स्वप्न साकार करण्यासाठी कोणत्या गोष्टी वापरल्या पाहिजे? स्वप्न साकार करण्यासाठी कुठल्या गोष्टी वापरायच्या? सपनों को साकार करने के लिए सबसे पहले ईमान लगता है, मेहनत लगती है, लगन लगता है, तो उसके साथ सब सपने अपने साकार हो जाते हैं। चलो यहाँ पे
और एक क्वेश्चन वहां से आ रहा है। शकील भाई, जी सर। आपका अनुभव हमने सुना, तो मैं और मेरे जैसे बहुत से भाई यहाँ पे है जिनका पहला रिहैब है। तो ये हम मान लें कि अगर हम लोग पहले रिहैब में नहीं सुधरे तो आपकी जगह पे आने को हमको वक्त नहीं लगेगा। बिल्कुल। यही सब। तुम्हारी जगह पे आने के लिए ऐसा क्या करे हो कि इसी रिहैब से वो बाहर निकल जाए, पहले रिहैब से? हम इस चीज का मैं आंसर आपको देता हूँ। ऐसा है ना, आप पहली बार जो रिहैब में आए, आप अच्छे से प्रोग्राम लो, मन से लो, ईमान से लो, और जो भी नए पेशेंट आते हैं उनकी मदद करो, तो आपका जब अमल अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपकी हर चीजें अच्छी होगी, फिर वो आपका दोबारा रेप होगा ही नहीं। लेकिन मैंने ये सब चीजें लाइटली लिया था ना, मैंने आपको 3-4 बार बताया कि मैं मस्ती करता था, मैं घर वालों से झगड़ा करता था, लेकिन आप लोग समझदार हैं, फर्स्ट टाइम पे निकल जाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉपर तरीके से अगर प्रोग्राम करें, जैसे रिहैब में सिखाया जाता है, 12 पहरी का प्रोग्राम है, क्षेत्र का प्रोग्राम है, 9 से और इम्पोर्टेंस किस चीज को ज्यादा दे रहे हैं आप? यहाँ पे आए तो सबको ऐसा लगता है कि मैं जेल में हूँ, मुझे डाला गया है, ऐसा लगता है फैमिली के प्रति नफरत पैर हो जाती है। तो ये अगर आप प्रोग्राम पूरे मन से लेते हो, खुद को सुधारने के लिए लेते हो, और ऐसे अनुभव लेके अगर आपको अगली जिंदगी बेहतर चाहिए, तो आप शायद पहले ही रिहैब में रुक सकते हैं। बेशक, एकदम सही बात है। प्रॉपर तरीके से। तो इच्छा फाउंडेशन प्रेजेंट सच का सामना में आज शकील भाई हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी दास्तां आपको सुना के दी कि किस तरह से वो एडिक्ट बने, और एडिक्ट के बाद कि उनका नुकसान कौन से क्षेत्र में हुआ, कि उनका परिवार तक चला गया, बीवी बच्चे सब दूर हो गए, फैमिली वाले सब दूर हो गए, मेहनत से वो दूर हो गए, काम से दूर हो गए, 45 उम्र उनकी अब चल रही है, और इतने सारे संकटों का सामना करते करते वो यहाँ तक पहुंचे, और रिहैब में उनको अच्छी चीजें मिली, और इस रिहैब में से उनको ऐसा लगता है कि अब मैं कभी रिटर्न रिहैब नहीं आऊंगा नशा करके। 100%। जब भी आऊंगा तब भी मैं और लोगों को गाइडेंस करने के लिए आऊंगा, खुद का अनुभव बताने के लिए आऊंगा कि मेरा जैसा हुआ वैसा आपका नहीं होना चाहिए। तो सच के सामने में आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ये प्रोग्राम यहाँ पे ही हम रुका रहे। धन्यवाद।